कल पढ़ लिया था बेटा हमने फोर्स बिटवीन टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। उससे पहला आर्टिकल पढ़ा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू आ गई थी F इक्वल टू ILB साइन थीटा। इज दैट क्लियर? आज हमने पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप अंडर मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर नहीं, अगर एक करंट कैरिंग लूप रख दें, एक रेक्टेंगल, एक कॉइल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कितनी टॉर्क लगेगी, मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, मतलब उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो टुडेस टॉपिक इज ए करंट कैरिंग कॉइल या लूप, ए करंट कैरिंग लूप लूप का मतलब बेटे कॉइल, क्लोज लूप है यहां पे। एक करंट कैरिंग लूप अंडर मैग्नेटिक फील्ड, ए करंट कैरिंग लूप अंडर मैग्नेटिक फील्ड। Let us consider a rectangular coil. Let us consider a rectangular coil PQRS such that IV current passes through it IV current passes through it and a magnetic field and is kept in a magnetic field at an angle theta with plane of coil. As shown. ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल मानो अपनी तरफ से PQRS, उसके अंदर से I करंट पास कर रहा है और उस पूरी कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। से दिस मच बी आवर कॉइल PQRS, और इस साइड बना देता हूं मैं थोड़ा। PQRS, current is passes through it like that. This is the axis of the coil. इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, like that. Angle, this angle is theta with the plane of the coil. With the plane of the coil, angle is theta. Then all of you know बेटा, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। कितनी वायर है यहाँ पे? 4 वायर है, P से Q, Q से R, R से S, S से P। तो चारों वायर्स पे इंडिपेंडेंट फोर्स लगेंगे अपनी अपनी। लेट F1, F2, F3 and F4 be forces on arms PQ, QR, RS and SP respectively. हमने मान लिया हर आर्म पे अपनी एक फोर्स लग रही है। रेक्टेंगल है, डेफिनेटली ये लेंथ है, ये ब्रेथ है।
Small b is the breadth of the rectangle and capital L is the length of the rectangle. P के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको मैंने कहा F1. कितनी वैल्यू होगी ध्यान करें बेटा. अब यहां पे ये समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आर्टिकल हो जाएगा रिस्पेक्टिवली. सच दैट नोट करने की बजाय यहां फोकस करें. F1 की वैल्यू आप सबको पता है I L B sin 90. एंगल दिख रहा है आपको. हेयर एंगल इज 90. साथ में जाएं. अब दूसरी चीज एक और यहां मैंने एरो लगा दिया है जो आज आपने लिख कर दिखाया. तकरीबन में यही प्रॉब्लम आ रही थी. एरो लगा दिया तो यहां पे मेरे को डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. करंट डाउनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ. फोर्स आ गई आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर. फोर्स इज perpendicularly outwards to the plane of the paper. That is outwards. ये लिख दिया. ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है. F2 वेक्टर I BB sin थीटा. एंगल तो थीटा है बेटे लेकिन इस आर्म की जो लेंथ है वो स्मॉल b है. L नहीं है. तो I स्मॉल b कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा. नाउ कम टू द डायरेक्शन. करंट उस तरफ है ना. देखो इस आर्म को आप यूं समझें ये कॉइल थी बेटा. पहली वायर ये फेस आपको दिख रहा था. यहां पे करंट जा रहा था डाउनवर्ड्स. इसलिए आपने बता दी फोर्स क्या है अपवर्ड्स. यहां गया तो करंट गया यूं अंदर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ. तो फोर्स किस तरफ आ गई? डाउनवर्ड्स. ये कॉइल यूं है. आपको यूं बना नहीं सकते थे हम. घूमेगी तो यूं जाएगी. इसलिए मैंने थोड़ी सी टेढ़ी करके यूं दिखाई हुई है. तो यहां पे करंट की डायरेक्शन गई उस तरफ. मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ. फोर्स डाउनवर्ड्स. यहां लिख दिया मैंने डाउनवर्ड्स. Then F3 ILB sin 90 इनवर्ड्स. 3 और 4 में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. जो 3 है उसकी डायरेक्शन 1 वाले से अपोजिट है. करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स की डायरेक्शन अपने आप अपोजिट हो जाएगी. ये था आउटवर्ड्स. इसको मैंने यूं दिखा दिया बेटा आउटवर्ड्स. बाहर की तरफ लेके आ रहा है ये इसको. इस फोर्स का नाम है F1. इस फोर्स का नाम है F2 डाउनवर्ड्स. लिखने की जरूरत नहीं वैसे डाउनवर्ड्स दिख रही है. ये F3 इनवर्ड्स. यहां पे जो डायरेक्शन लगेगी. और ये F4 I BB साइन थीटा अपवर्ड्स. Clearly F2 and F4 are equal and opposite. F2 और F4 इक्वल है और अपोजिट है. इक्वल एंड अपोजिट. with same line of action. With same line of action. So cancel out each other. So cancel out each other. एक अपवर्ड से बेटा एक डाउनवर्ड से.
इक्वल एंड अपोजिट तो F1 और F3 भी हैं। F1 and F3 are also equal and opposite. With different line of action. So form a couple. इसलिए वो एक कपल जनरेट करते हैं एंड प्रोड्यूस, क्योंकि कपल जनरेट कर रहे हैं तो उनका इफेक्ट आएगा कुछ, एंड प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ कपल दैट इज टॉर्क। अब इसको एक बार समझते हैं क्या मतलब है ये जो आपने लिख दिया सारा। सेम क्वाइल पे आ जाओ। अभी मैंने कंसीडर किया था एक बुक को, ये क्वाइल है बेटा, इसमें क्या हो रखा है, अब एक फोर्स तो नीचे से लग रही है और एक ऊपर से, कैंसिल हो गई, लेकिन जो साइड वाइज फोर्स है ना वो अलग अलग पॉइंट पे लग रही है। ये फोर्स तो और एक ये आउटवर्ड्स लेके जा रही है और ये इनवर्ड्स, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये बॉडी रोटेट कर जाएगी। समझ गए होगे ये बात भाई, ये तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होगी। और अगर यही फोर्स मैं यूं लगा दूं, है तो इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स भी जीरो है, पर इसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। जैसे दरवाजा आप खोलते हैं, दूसरे एंड से भी उतनी फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट बाय द वॉल, लेकिन वो क्या कर रहा है, रोटेट किए जा रहा है। किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से, मोमेंट ऑफ कपल की वजह से। एंड इज टो इज इक्वल टू आर्म ऑफ फोर्स या आर्म ऑफ कपल, अभी आपने कहा है आर्म ऑफ कपल एंड आइदर फोर्स। साइड जो आपका मोमेंट ऑफ कपल जनरेट हुआ है, आर्म ऑफ कपल होता है बेटा, इसको यूं भी लिखा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो दो फोर्स लग रही है उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं। दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू, आर्म ऑफ कपल कितना है यहाँ पे वो ध्यान करेंगे। देखो बेटा ये इस तरह से लग रहा है, ये डायग्राम मैं रब कर रहा हूं, इससे थोड़ा कम समझ में आएगा, अलग से बना रहा हूं मैं सिर्फ, ताकि वो आपको क्लियर हो जाएगी आर्म ऑफ कपल का मीनिंग क्या है। यहाँ पे यूं लग रही है फोर्स, एक फोर्स इनवर्ड्स है, इसको अपवर्ड्स ना माने क्योंकि मैं यहाँ इनवर्ड्स तो बना नहीं सकते ना बोर्ड में, ये इनवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स है, ये साइड है बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा बेटा इन दोनों के बीच में। इनके कोई भी नाम हम रख लें, ओ एन, एन भी मैं नंबर ऑफ टर्न के लिए यूज करूंगा तो इसको ओ जेड के लेता हूं। अभी आपको जो और नाम सूट करता हो आप लिख सकते हैं। समझ में आ गई ना, एक फोर्स इस आर्म पर लग रही थी, कॉइल टेढ़ी थी, एक इस पे, एक अंदर लेके जा रही है एक बार, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओ जेड है भैया। एक्स वाई लिखना हो एक्स वाई लिख लो, जो आपको सूट करता हो। ये एंगल कितना था, थीटा, ये डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल था। अब ऐसा कुछ होगा तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, बी कोस थीटा। पंडित बद्री प्रसाद जी याद होंगे आप सबको, ठीक है, उसका यूज किया, हाइपोटेन्यूज हमें पता था, एंगल पता था, बेस निकालना था, बेस और हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, क्लियर, बेस और हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, सो एक्स वाई इज बी कोस थीटा। समझ में आ गई ये बात, यहां लिखा मैंने। अब टॉर्क कितना आया फिर मेरे पास, डायरेक्ट फार्मूला था अभी, आर्म ऑफ कपल इज टो इज एक्स वाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स। आइदर फोर्स कौन सी, या तो F1 की वैल्यू या F3 की, कितनी थी, आई एल कैपिटल में।
एंड इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू बी कोस थीटा इंटू आई एल बी, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल स्मॉल बी कैपिटल बी कोस थीटा, टॉर्क इज आई ए बी कोस थीटा, length into breadth, area of the rectangle, IAB, if n be number of turns in the coil. जो कॉइल है बेटा उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न है। n नंबर ऑफ टर्न का मतलब जो हमारा फ्रेम था, ये फ्रेम था मेरा रेक्टेंगल, इसके ऊपर मैंने क्या किया, वायर को बार बार लपेट दिया। जितने मैं राउंड देता जाऊंगा उतने ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा करंट होगा। तो एनक्लोज्ड, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी एन आई ए बी कोस थीटा, और टॉर्क इज एम बी कोस थीटा, कैपिटल एम। आप सबको ध्यान है कैपिटल एम का इंट्रोड्यूस करवाने का अब कोई यूज नहीं रहा। कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसकी वैल्यू थी, एन आई ए की। हमने पढ़ा था इसको मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर रिंग में। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई एम बी कोस थीटा। ध्यान करें, टॉर्क की वैल्यू आ गई है बेटे एम बी कोस थीटा। एक रिजल्ट तो ये आ गया मेरे पास। अब वो कह रहा है इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखो। डायरेक्शन क्या होगी इस टॉर्क की इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में यूजुअली आप क्या करते हैं, हमें पढ़ रखा है लोगों ने ए डॉट बी जे बी कोस थीटा, यहां लिखा है एम बी कोस थीटा, और आप लिख देते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम डॉट बी। पर बेटा डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर और ये स्केलर हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आने के लिए एंगल देखेंगे। ध्यान करें, ये कॉइल थी आपके पास तो पहले से बनी हुई है, मेरे को दोबारा बनानी थी बस। ये एंगल था बेटे थीटा। अगर ये एक्सिस ले लेते हैं हम परपेंडिकुलर ऑफ द कॉइल, तो ये एंगल कितना होगा, इसको मैंने अल्फा कह दिया। 90 माइनस थीटा का नाम मैंने क्या रख लिया, अल्फा। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये सब मैं कर रहा हूं, ये बता रहा है इफ अल्फा बी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and normal of the coil, normal to plane of coil। बेटा थीटा एंगल किस किस के बीच में था, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल। जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ द कॉइल के, उसके साथ एंगल मैंने मान लिया अल्फा है, यानी एक एंगल अल्फा है एक थीटा है। देन अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री और थीटा इज 90 minus alpha. So torque is mb cos 90 minus alpha और torque is mb sin alpha. Cos 90 minus theta is sin theta. That makes torque vector is m cross b. वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए टॉर्क वेक्टर इज m क्रॉस b, यानी जो टॉर्क है बेटा वो m के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट इज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू m, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू b। टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। इफ अल्फा इज 90 डिग्री और थीटा इज 0, मतलब तो एक ही है, अल्फा 90 होगा तो थीटा 0 होगा। देन टॉर्क इज मैक्सिमम एंड इज, तो उस टाइम पे टॉर्क मैक्सिमम होगी, कितनी होगी,
torque is MB or NIAB. And such field is called, ऐसे फील्ड को हम कहेंगे बेटा रेडियल फील्ड। ध्यान करेंगे, रेडियल फील्ड। किस फील्ड को? जिसमें एंगल 90 डिग्री हो। अगर एंगल 90 डिग्री हो अल्फा, तो उस फील्ड को हम रेडियल फील्ड कहते हैं, क्योंकि रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच का एंगल क्या होता है? 90। तो सच ए फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। पूछ ले कोई, अब क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग क्या बनेगा? व्हाट इज रेडियल फील्ड? ए फील्ड where alpha is 90 डिग्री या थीटा इज 0 डिग्री। व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल फील्ड? रेडियल फील्ड का यूज क्या है? इट इज यूज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम टॉर्क। रेडियल फील्ड हम इसलिए प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सिस्टम को, ताकि टॉर्क ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, हमारा जो कॉइल है वो ज्यादा से ज्यादा रोटेट कर पाए। ठीक है, तो रेडियल फील्ड इज देयर, रेडियल फील्ड इज देयर टू प्रोवाइड द मैक्सिमम टॉर्क। Radial field is there to provide the maximum torque. Question number 11. Numerical based on that. A square coil of side 10 centimeters, that is L is equal to B beta 20 centimeters SI unit, has 20 turns, has 20 turns and carries a current of 12 ampere. लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, करंट उसने दे रखा है 12 ampere. The coil suspended vertically and normal to the plane of the coil. The coil suspended vertically, ऐसे ही एंकर रखी है जैसे हमने डायग्राम बनाया था, and normal to the plane of the coil makes an angle theta with the direction of a uniform horizontal magnetic field. Magnetic field is given to us 0.8 Tesla and the torque is 0.96. Find the value of theta. Find the value of theta. 2010 में आया हुआ है भाई, सीबीएसई में 2010 में आया हुआ है ये न्यूमेरिकल। अभी हमने पढ़ा था टॉर्क इज NIAB, ये जो था मैक्सिमम, साथ में एंगल। लेट अस सी टॉर्क कितना है बेटे? बेटा ये कह रहा है यहां पे मेक्स एन एंगल थीटा नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का एंगल है ये, और परपेंडिकुलर के एंगल को जानबूझ के इसने तो थीटा कह रखा है, हम क्या लिखा करते हैं? अल्फा। तो बेसिकली अल्फा निकालना था मेरे को, पर क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने खुद कह दिया कि थीटा की वैल्यू निकालो, इसलिए अल्फा को ही क्या लिख लिया हमने? थीटा लिख लिया। हमें वो एंगल निकालना था जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ तो कोस होता है और नॉर्मल ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द कॉइल के साथ साइन होता है। तो हमने फार्मूला लगाया टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। कह लो इससे किसने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अल्फा ही थीटा है इस न्यूमेरिकल में, है ना, गंगाधरी शक्तिमान है। टॉर्क इज NIAB साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू NIAB की साइन थीटा एज इट इज, वैल्यू पुट करिए, साइन थीटा आ गया बेटे 1/2, थीटा आ गया 30 डिग्री और थीटा ही अल्फा है। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ पूछा होता, सिंपल सी बात है, बताइए, ये कह रहा है वर्टिकली एंग किया, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये एंगल 30 है, तो नो डाउट ये क्या होता 60 होता। इसने इसको थीटा कह दिया, इसको थीटा 2 कह लो, क्योंकि नाम तो वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम योर बुक, दैट इज प्रदीप। प्रदीप में न्यूमेरिकल दे रखा है बड़ा एक, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री विद द होरिजेंटल, दिस एंगल इज 30 डिग्री with the horizontal, a thin current carrying metallic rod is kept parallel to the horizontal ground। यहां पे एक वायर रखी हुई है parallel to the horizontal ground, inclined plane पे। The plane is located in a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। इस inclined plane पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यूं वर्टिकली अपवर्ड्स, B of 0.15 टेस्ला। Current is this much, I. For what value of current the rod remains stationary? The mass per unit length of the wire is M/L। जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है बेटा 0.3। देख रहे कितनी फोर्स अप्लाई करें, करंट इस रोड के अंदर आई जा रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I दिस रोड हेल्ड स्टेशनरी। बेटा ये रोड नीचे किसके अलोंग आ रही होगी, यहां आ रही होगी, तो डाउनवर्ड फोर्स तो कितनी लग रही होगी बेसिकली, mg साइन थीटा तो यहां लेके आता है, mg कोस थीटा डाउनवर्ड्स, क्लियर है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, अपवर्ड्स। अपवर्ड फोर्स कितनी है F, अपवर्ड फोर्स तो लगा रहा होगा अपना ILB या IB साइन थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, उस तरफ फोर्स पर यूनिट लेंथ mg/l कोस थीटा, ठीक है। IB साइन थीटा mg/l कोस थीटा, I इज दिस मच mg कोस थीटा by L B, M/L 0.30, 9.8 ले लेता हूं मैं भी, एंड कोट थीटा कोट 30 डिग्री 0.3 9.8 इंटू कोट 30, tan 30 होता है 1/√3, तो कोट 30 √3। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को कितनी आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा एक बार, रिजोल्व करेंगे। ये कह रहे हैं जो इंक्लाइंड प्लेन था, ये इंक्लाइंड प्लेन था, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स था। इंक्लाइंड प्लेन ओरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा था 30 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो अपवर्ड फोर्स तो या जो उस फोर्स को रोक के रख रहा है वो एंगल है IB साइन थीटा, जो नीचे लेके आ रहा है mg/l कोस थीटा। I दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो IB साइन थीटा इज mg/l कोस थीटा। कंपेयर द टू, वैल्यू पुट कर दो बेटा। I चाहिए था ना, ये वैल्यू नीचे चली गई, कोस बाय साइन कोट, मास पर यूनिट लेंथ चाहिए हमें। फार्मूला जो है वो इसने पूछ रखा है, ये फोर्स की वैल्यू नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स तो लगी mg बाय कोस थीटा और फोर्स पर यूनिट लेंथ mg कोस थीटा बाय l। कंपेयर करके टैली कर देंगे सारा, आंसर आ जाएगा 11.3।